नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस पीडब्ल्यू के अमेजिंग से प्लेटफॉर्म पे। आज की इस सीरीज़ में जो कि आपकी टारगेट आईआईटी जैम 2025 की सीरीज़ जो चल रही थी, उस सीरीज़ में अपन आज एक नया टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, दैट इज़ व्हाट काइनेटिक्स। और आज उसका लेक्चर नंबर 1 है। बेसिकली इसमें अपन वही टॉपिक डिस्कस करेंगे जो आपके जैम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, जिसमें से ऑलमोस्ट डेफिनेटली, है ना, पक्का नहीं पर डेफिनेटली इसमें से चांसेस हैं, 80 to 90% चांसेस हैं कि हाँ उस पे से सवाल फंस जाएगा काइनेटिक्स में। ठीक है, तो उन्हीं टॉपिक का यहाँ पे डिस्कशन अपन करने वाले हैं। और ऑब्वियसली काइनेटिक्स जैसा कि बहुत सारे बच्चों ने पढ़ा भी होगा तो उनके लिए तो फायदेमंद है ही, बट जिन्होंने नहीं पढ़ा और वो चाहते हैं कि सिर्फ अपन को काम की बातें बता दी जाएं, जिससे अपनी क्वेश्चन सॉल्व हो जाएं, जिससे अपने बढ़िया से काइनेटिक्स अगर पूछी जाए तो उसका अपन स्कोर बढ़िया कर पाएं, तो उन सभी बच्चों के लिए ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है। ठीक है जी, आइए सबसे पहले तो मैं आपको इस केमिकल काइनेटिक्स में, जो कि लेक्चर नंबर 1 है आज इसका, इसमें अपन सबसे पहले डिस्कस करेंगे जो कि बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, एंड दैट इज व्हाट आर्हेनियस इक्वेशन। आर्हेनियस इक्वेशन ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर मैं बात करता हूँ आईआईटी जैम या आईआईटी गेट में भी ये बहुत बार पूछा जाता है। और ये आर्हेनियस इक्वेशन एक्चुअली में है क्या? तो बेसिकली बच्चों, अपन केमिकल काइनेटिक्स में जो बातें पढ़ते हैं, केमिकल काइनेटिक्स इज सिंपली द स्टडी ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन, और कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जिससे उस रिएक्शन की रेट को बदला जा सकता है, यही अपन पूरी केमिकल काइनेटिक्स में पढ़ते हैं। सवाल अगला ये है कि सर ये जो आर्हेनियस इक्वेशन है ये किस बात को रिप्रेजेंट करता है? तो आर्हेनियस इक्वेशन बेसिकली रिप्रेजेंट करता है इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, कि टेम्परेचर का क्या प्रभाव है रेट ऑफ द रिएक्शन पे, कि विद इंक्रीज इन टेम्परेचर और विद डिक्रीज इन टेम्परेचर कैसे किसी रिएक्शन की रेट को बदला जा सकता है। तो उसको अपन पढ़ते हैं आर्हेनियस इक्वेशन से। तो आर्हेनियस ने एक थ्योरी दी, है ना, एक थ्योरी दी। ऑब्वियसली कोई चीज हो रही है, एक्सपेरिमेंटली ऐसा पाया गया कि टेम्परेचर बढ़ाने से किसी चीज का जो रेट था वो 2 गुना या 3 गुना हो जाता है ना। विद इंक्रीज इन टेम्परेचर द रेट ऑफ द रिएक्शन विल इंक्रीजेस फॉर एवरी 10 डिग्री राइज इन टेम्परेचर द रेट ऑफ द रिएक्शन बिकम्स डबल और ट्रिपल, ऐसा ऑब्जर्वेशन पाया गया। बट इस बात को तो अपन ने एक्सपेरिमेंटली देखा, अगर मुझे थ्योरेटिकली देखना हो सो वी नीड अ थ्योरी। इनको समझने के लिए वी नीड सम थ्योरीज। उन्हीं थ्योरीज में सबसे पहली थ्योरी थी आर्हेनियस थ्योरी, जो कहीं ना कहीं अपन को रेट और टेम्परेचर का रिलेशन बताता है। तो इस पूरी कहानी में आपको ध्यान क्या रखना है कि सर ये जो आर्हेनियस इक्वेशन है ना, ये जो आर्हेनियस इक्वेशन है ये हमें क्या बताता है? इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रिएक्शन रेट। ठीक है, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रिएक्शन रेट, ये अपन को इसके बारे में बताता है। और अक्सर अगर मैं यहां पे बात भी करूं एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन, तो ऐसा पाया गया कि फॉर एवरी 10 डिग्री rise in temperature the rate becomes डबल और ट्रिपल। ठीक है, तो ये बातें ध्यान रखना, राइट ना। ये कहानी थी रिगार्डिंग द आर्हेनियस इक्वेशन, कि वो कहीं ना कहीं किसी भी टेम्परेचर का रेट के साथ क्या प्रभाव है, क्या लिंक है, कैसे किसी कोई भी टेम्परेचर किसी रिएक्शन की रेट को अफेक्ट करता है, उस बात को उसने बयां किया। और ये एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्वेशन था। अब कैसे आर्हेनियस अपनी इक्वेशन से इस बात को प्रूव करेगा? बड़ा सिंपल है। इस बात को नहीं, मतलब विद इंक्रीज इन टेम्परेचर रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ेगा, इस बात को कैसे वो बताएगा? बड़ा सिंपल है। तो आपको पता है आर्हेनियस, तो आर्हेनियस इक्वेशन में बस आपको सीधी सीधी 4 फॉर्मूलेज याद रखने, 3-4 फॉर्मूलेज हैं वो आपको ध्यान रखने, जिसमें से पहला तो इसकी इक्वेशन ही है जिसको उसने बोला के ए की पावर
ए ई टू द पावर माइनस ई अपॉन में आर टी। दैट इज व्हाट? आर्हेनियस इक्वेशन। इसी को कहा जाता है आर्हेनियस इक्वेशन। दैट इज के इज इक्वल्स टू ए ई टू द पावर ई अपॉन आर टी। यहां पे ध्यान रखना कि जो के है दैट इज नोन एज रेट कांस्टेंट, इसको कहा जाता है रेट कांस्टेंट। ई ए क्या होता है तुम्हारा? एक्टिवेशन एनर्जी। आर क्या होता है? यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। और टी क्या है तुम्हारा? टेम्परेचर। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना, ये आपको ध्यान रखना, राइट। चलिए जी आगे। अगेन इसी में अगर मैं दूसरी क्वेश्चन की बात करूं तो लेट सपोज मैं लॉग लेता हूं, लॉग के इज इक्वल्स टू लॉग ए माइनस ई अपॉन आर टी। मैंने बोथ साइड लॉग लिया तो आपको पता सर एल एन और ये एल एन के साथ कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये मेरे पास एक इक्वेशन बनेगी। ये मैंने कैसे बनाई? बड़ा सिंपल है, देखो मैं नेक्स्ट स्लाइड में बनाता हूँ। के क्या है? ए ई टू द पावर माइनस ई अपॉन में आर टी, टेकिंग लॉग बोथ साइड। एल एन के क्या हो जाएगा? एल एन ए इंटू ई टू द पावर ई ए अपॉन में आर टी। इसको सॉल्व करो, एल एन के क्या हो जाएगा जी? एल एन ए माइनस ई ए अपॉन आर टी, राइट ना। अब इसको अगर मैं फर्दर यूज करूं तो इसको मैं लॉग की टर्म में भी लिख सकता हूं। 2.303 लॉग के इज इक्वल्स टू 2.303 लॉग ए माइनस ई ए अपॉन आर टी। इसको डिवाइड में लाऊं तो लॉग के क्या हो जाएगा जी? लॉग ए माइनस ई ए अपॉन 2.303 आर टी। सो दैट इज व्हाट योर एक्सप्रेशन इन टर्म्स ऑफ एल एन और लॉग के। इसके अलावा मान ले अगर मेरे पास ये, तो एक एक्सप्रेशन ये हो गया, ये ध्यान रखना है आपको, ये बहुत इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन है। दूसरा एक्सप्रेशन ये ध्यान रखना है, और तीसरा ये। इसके अलावा फोर्थ वन दैट इज, अगर मान लो मेरे पास दो डिफरेंट रेट कांस्टेंट हैं एट टू डिफरेंट टेम्परेचर, दैट इज लेट सपोज अगर मेरे पास K2 और K1 है तो इसका रिलेशन क्या होगा? ln K2 बाई K1 इज इक्वल्स टू ई ए अपॉन आर 1 अपॉन, देख अगर ऊपर K2 है तो पहले T1 आएगा, तो ये ध्यान रखना। दैट इज व्हाट योर थर्ड इक्वेशन, सॉरी फोर्थ। ठीक है, ये कब इस्तेमाल होगी? फोर्थ वाले पे सवाल पूछे गए हैं जैम में काफी। ये कब इस्तेमाल होगी? बड़ा सिंपल है, वो बोलेगा कि आर्हेनियस इक्वेशन है, या यूं कह ले कि एक T1 टेम्परेचर पे ये K1 है, T2 पे K2 बताओ, है ना, या T1 T2 K1 K2 दोनों दे देगा, ये पूछ लेगा ये क्या है एक्टिवेशन एनर्जी। तो तब ये इक्वेशन इस्तेमाल होगी जब दो डिफरेंट टेम्परेचर पे दो रेट कांस्टेंट का जिक्र किया हो। ठीक है, ये दोनों बातें आपको ध्यान रखनी है बच्चों। एक तो ये भी और ये भी इंपॉर्टेंट है, राइट। सवाल कैसे आते हैं उसकी भी चर्चा करेंगे। ठीक है, तो ये तो हुआ इक्वेशन की बात। इसके अलावा जैसा कि मैंने बोला, आर्हेनियस इक्वेशन भी टेम्परेचर के साथ रेट बढ़ता है इस बात को बयां करता है। कैसे? देखो जरा, के क्या होता है? ए ई टू द पावर ई ए अपॉन में आर टी। तो देखना जरा, एज टेम्परेचर इंक्रीजेस, तो आपको पता है कि सर अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो ई ए अपॉन आर टी वैल्यू जो है, अब टेम्परेचर बढ़ने से ये पूरी वैल्यू, ऑब्वियसली डिनोमिनेटर में टेम्परेचर बढ़ेगा, ये पूरी वैल्यू घटेगी। अगर ये पूरी वैल्यू घटेगी इट मींस सामने क्या है? नेगेटिव। तो टेम्परेचर के बढ़ने से ये पूरी वैल्यू घटेगी, ये वाली पूरी वैल्यू घटेगी। घटने का मतलब जो नेगेटिव है वो कम नेगेटिव होगा, है ना। ऑब्वियसली माइनस में ये पूरी वैल्यू घटेगी मतलब कम नेगेटिव होगी। तो ओवरऑल ई टू द पावर माइनस ई ए अपॉन आर टी वैल्यू, अगर पावर में ये वैल्यू कम, देखना भाई मैंने बोला टेम्परेचर बढ़ रहा है तो ई अपॉन आर टी घटेगा। अगर ये पूरा घट रहा है तो ओवरऑल ई टू द पावर ई अपॉन आर टी वैल्यू ओवरऑल बढ़ेगा, दैट मीन्स के भी इंक्रीज करेगा। सो ये चीज ध्यान रखना। ठीक है,
और ऐसा होना ही होना है कि विद इंक्रीज इन टेम्परेचर रेट कांस्टेंट इंक्रीज। रेट कांस्टेंट मतलब ऑब्वियसली जो रेट एक्सप्रेशन आप लिखते हो के ए की पावर एन, तो अगर रेट कांस्टेंट बढ़ेगा तो रेट भी बढ़ेगा, डायरेक्टली है ना दोनों। तो आर्हेनियस ने इस रेट कांस्टेंट को टेम्परेचर के साथ रिलेट कर दिया, एक ही बात है। अगर टेम्परेचर के साथ रेट कांस्टेंट बढ़ेगा तो रेट भी बढ़ेगा, एक ही बात है ना। तो ये ध्यान रखना। सो दैट इज व्हाट योर आर्हेनियस इक्वेशन। ये बच्चों ध्यान रखनी है, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसके अलावा आपको इसी में जो दूसरी बातें याद रखनी है वो है यूनिट। यूनिट्स में मतलब मान लो मैंने कहा k इज इक्वल्स टू ए ई टू दी पावर ई ए अपॉन आर टी। हमेशा ध्यान रखना, फॉर श्योर हमेशा ही ऐसा होगा कि जब भी एक्सपोनेंशियल की पावर कुछ भी हो, यहां पे जैसे ई ए अपॉन में आर टी है, कुछ भी हो ये हमेशा यूनिटलेस होगा। एक्सपोनेंशियल की पावर मान ले x है तो x हमेशा क्या होना चाहिए, यूनिटलेस। ये हमेशा ही यूनिटलेस होगा, इसका कोई भी यूनिट नहीं होगा, ये हमेशा ही यूनिटलेस कहलाएगा। इट मीन्स सर अगर मैं इसकी बात करूं तो इसका भी वही यूनिट होना चाहिए जो नीचे का यूनिट है, तभी यूनिटलेस आएगा ना भाई। कट जाएगा, एक दूसरे की यूनिट को काट देंगे, ऊपर भी सेम यूनिट होना चाहिए नीचे भी। तो आर टी का यूनिट देख, आर क्या होता है, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, जिसका वैल्यू क्या होता है 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल, राइट। टी क्या होता है, टेम्परेचर, इसका यूनिट क्या होता है के। तो आर टी का यूनिट क्या होगा 8.314 जूल पर मोल। बताइए यस और नो। बहुत बढ़िया। तो सर अगर इसका यूनिट जूल पर मोल है तो बताइए ये क्या एक्टिवेशन एनर्जी, इसका क्या यूनिट होगा। सर इसका भी यूनिट जूल पर मोल ही होगा, क्योंकि इसका भी जूल पर मोल ही है। ऐसा क्यों, क्योंकि सर ये हमेशा ही यूनिटलेस होना चाहिए। ओके, पहली बात। अब दूसरी बात, लेट सपोज अगर मैं आपसे कह दूं कि इज इक्वल्स टू ए ई टू दी पावर ई ए अपॉन आर टी, तो एक चीज तो आप समझते हैं कि सर ये पूरी चीज, अबे ये तो अभी देखा ना, ये पूरी चीज का कोई यूनिट ही नहीं है, ऊपर नीचे कट जाएगा ये, दैट इज व्हाट यूनिटलेस। सर ये तो यूनिटलेस हो गया, बहुत बढ़िया। तो बताओ ए का क्या यूनिट है। सर ए का जो भी यूनिट होगा वो के बराबर होगा, दैट मीन्स यूनिट ऑफ के इज इक्वल्स टू यूनिट ऑफ ए। यूनिट ऑफ के इज इक्वल्स टू यूनिट ऑफ ए। ये ध्यान रखना कि जो भी के का यूनिट होगा वही ए का यूनिट होगा। अब सवाल उठता है सर के क्या है, रेट कांस्टेंट। रेट कांस्टेंट जो के है अपना, इसका यूनिट क्या होता है, तो इसका जनरल फॉर्मूला होता है कंसंट्रेशन की पावर 1 माइनस एन पर सेकेंड। इट मींस कंसंट्रेशन की पावर 1 माइनस एन क्या है, ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन। एन क्या है जी, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कहता हूं, मान लो मैंने जीरो ऑर्डर के लिए निकालनी वैल्यू, रखो कंसंट्रेशन की पावर 1 माइनस जीरो पर सेकेंड। कॉन्सेंट्रेशन है, इसकी पावर आ जाएगा 1 पर सेकेंड। कंसंट्रेशन होता है मोल पर लीटर पर सेकेंड, ये आपका वैल्यू आ जाएगा, ठीक है, पहला। दूसरा, मान लो अगर मैं कहता हूं n इक्वल टू 1, तो बताओ कंसंट्रेशन कितना होगा। सर कंसंट्रेशन की पावर 1 माइनस 1 इंटू में पर सेकेंड, तो ये ओवरऑल आ जाएगा जी आपका पर सेकेंड। उसके बाद तीसरा, n इक्वल टू 2 के लिए बताओ, तो k का वैल्यू आ जाएगा जी कंसंट्रेशन की पावर 1 माइनस 2 पर सेकेंड। इसको ढंग से सॉल्व करेंगे तो आपका जो वैल्यू आएगा वो लीटर पर मोल पर सेकेंड आएगा। देख लो कंसंट्रेशन की पावर ओवरऑल क्या बचेगी, -1 पर सेकेंड, ठीक है। तो यहाँ मोल पर लीटर रखोगे, उसकी पावर -1 है, तो जो मोल है उसकी पावर -1 आ जाएगा, लीटर की पावर में प्लस हो जाएगा, तो लीटर पर मोल पर सेकेंड। तो एंड सो ऑन ऐसे आप निकाल सकते हैं, ये जनरलाइज्ड आपका फॉर्मूला। और अगर मैं कभी आपसे ये पूछ लूं कि बताओ अगर सेकंड ऑर्डर के लिए के का यूनिट क्या है, तो तुम कहोगे लीटर पर मोल पर सेकेंड,
और सिमिलरली अगर मैं ये पूछ लूं कि बताओ ए का ऑर्डर क्या है, ए को मैं बोलता हूं प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर, प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर, तो इसका यूनिट क्या होगा, सेम यूनिट होगा एज दैट ऑफ के, दैट मींस इट हैज सेम यूनिट एज दैट ऑफ के, क्योंकि इसका जो भी यूनिट होगा वो के बराबर होगा। तो क्योंकि सेकंड ऑर्डर में के का यूनिट ये है, तो ये ही यूनिट ए का भी होगा, ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट बात है। ये गेट में सवाल पूछा गया था, ऐसा सवाल जैम में भी आ सकता है, ठीक है। आई होप सो ये चीज़ें आपको समझ आ रही होंगी। हमने ये 4 इक्वेशंस देखी हैं, चारों इक्वेशंस को आपको याद रखना है, ठीक है। चारों इक्वेशंस में ये लास्ट वाली इक्वेशन कब इस्तेमाल करेंगे सर, जब दो टेम्परेचर पे दो रेट कांस्टेंट गिवन हो, ठीक है, तब ये इस्तेमाल करेंगे। इसके अलावा ये है यूनिट्स, यूनिट्स का भी ध्यान रखना है सर। अगर मान लो मैंने कहा ये जूल पर मोल में, तो ये भी जूल पर मोल में होना चाहिए, ये किलो जूल पर मोल में, ये भी किलो जूल पर मोल में होना चाहिए, यस और नो। ओवरऑल ये ऐसी होनी चाहिए कि कट के सेम आ जाए। चलिए जी, बहुत बढ़िया। ये क्वेश्चन था, इसको क्वेश्चन मान लो, गेट का था, 24 या 23 का सवाल था ये। ठीक है, इससे अगली बात, दैट इज ग्राफ। ग्राफ ऑफ आर्हेनियस इक्वेशन, ठीक है। आर्हेनियस इक्वेशन के क्या क्या ग्राफ होंगे, है ना, दैट इज द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन आर्हेनियस इक्वेशन। बड़ा सिंपल है। सबसे पहले तो मैं लिखता हूं इसकी इक्वेशन, k इज इक्वल टू ए ई टू द पावर माइनस ई ए अपॉन में आर टी। किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए इस इक्वेशन में, ठीक है। अब मुझे अगर इसका ग्राफ बनाना है तो मुझे एक चीज फॉर श्योर क्लियर है। लेट सपोज मैंने अगर इसका ग्राफ बनाना है k वर्सेस k वर्सेस 1/t, या पहले t का बना लो। तो आपको एक चीज़ पता है बच्चों, ये सारे सवाल आ रखे हैं, ये सारे क्वेश्चंस हैं, ठीक है। इसके ग्राफ पे भी बहुत सवाल आते हैं और इसके डायरेक्ट इक्वेशंस पे भी सवाल आते हैं। अब एक चीज़ मुझे बताओ, ये इक्वेशन भूल जाओ, मुझे रेट कांस्टेंट और टेम्परेचर का ग्राफ बनाना है। मुझे बताओ इसका रिलेशन क्या है सर। टेम्परेचर के बढ़ाने से रेट कांस्टेंट बढ़ेगा ही, अभी बताया मैंने, जस्ट अभी बताया टेम्परेचर के बढ़ने से रेट कांस्टेंट बढ़ेगा, यस और नो। तो अगर ऐसा है तो सर ये इंक्रीज तो करेगा, ये इंक्रीज करेगा, टेम्परेचर बढ़ेगा तो ये भी बढ़ेगा, बट इंक्रीज करेगा कैसे सर, एक्सपोनेंशियली, क्योंकि एक्सपोनेंशियल के साथ टेम्परेचर रिलेट है ना भाई, एक्सपोनेंशियल के साथ टेम्परेचर रिलेट है। टेम्परेचर जब बढ़ेगा ये पूरी वैल्यू घटेगी, घटने का मतलब कम नेगेटिव, ये कम होगा तो ये भी ओवरऑल, इसका कम नेगेटिव का मतलब ये ओवरऑल वैल्यू ज्यादा हो जाएगी। मैं यहां पे देख लूंगी तो देख ले, हाँ बिल्कुल देख लो, मैं एक बार बता देता हूं। एज मैं यहां भी लिख देता हूं, पीछे भी लिखा हुआ, एज टेम्परेचर इंक्रीजेस ई अपॉन आर टी डिक्रीज करता है, और ई अपॉन आर टी अगर घटेगा तो दैट मीन्स कम नेगेटिव होगा, तो ओवरऑल ये ज्यादा होगा, और क्योंकि ये पूरा ज्यादा होगा तो के भी ज्यादा होगा। तो इन शॉर्ट सर, हाँ बिल्कुल, टेम्परेचर के बढ़ने से के बढ़ेगा ही, बट एक्सपोनेंशियली रिलेट कर रहा है तो एक्सपोनेंशियली इंक्रीज होगा, ये ध्यान रखना। पहला ग्राफ के वर्सेस टी का, दूसरा ग्राफ यहां पे बना देते हैं, के वर्सेस 1/t का। ये दूसरा ग्राफ है। दूसरे ग्राफ में क्या करना है, बड़ा सिंपल है जी। अगर मैं यहां पे लिखता हूं के और यहां लिखता हूं 1/t, तो तुझे पता है कि सर इस बार मान ले अगर मैं सेम ऐसी चीज लिखता हूं, मान ले मैंने टेम्परेचर बढ़ाया तो 1/t क्या होगा। अबे टेम्परेचर बढ़ रहा है, डिनोमिनेटर बढ़ेगा तो 1/t घटेगा ना। तो एक चीज क्लियर है कि सर टेम्परेचर के बढ़ने से के बढ़ रहा है, या टेम्परेचर बढ़ने का मतलब 1/t घटना।
अबे 1/T घटना ना भाई, टेम्परेचर बढ़ेगा तो 1/T घटेगा। तो इन शॉर्ट सर एक चीज तो क्लियर है, मैं ये देखो इसको ऐसे बता ले, टेम्परेचर के बढ़ने से के तो बढ़ेगा ही, पक्का बढ़ेगा। अब अगर मुझे 1/T वाली बात लानी है, यहां पे कैसे लाऊंगा, टेम्परेचर बढ़ रहा है तो 1/T अगर कर दूं तो यहां भी टेम्परेचर बढ़ेगा तो ओवरऑल वैल्यू घटेगी। तो यस सर, विद इंक्रीज इन टेम्परेचर के इंक्रीजेस, या फिर विद डिक्रीज इन 1/T के इंक्रीजेस। दैट मीन्स कि सर इस केस में 1/T जैसे जैसे बढ़ेगा ये घटेगा। घटेगा कैसे, एक्सपोनेंशियली रिलेट कर रहा है, बिल्कुल एक्सपोनेंशियली। यहां भी 1/T अगर मैं कर दूं एक्सपोनेंशियली रिलेट कर रहा है, तो ये घटेगा विद एक्सपोनेंशियल साइन। ठीक है, राइट ये ग्राफ सबको समझ आने चाहिए। अगला ग्राफ, नेक्स्ट ग्राफ जी, नेक्स्ट ग्राफ, तीसरा ग्राफ, ln k वर्सेस 1/T। तो अपन को पता है सर ln k इज इक्वल्स टू ln a माइनस ये अपॉन RT होता है, और ln k कितना होगा, माइनस ये अपॉन RT प्लस ln a होगा। ये हो गया जी y, ये हो गया जी mx, और ये हो गया जी c। इसको सॉल्व करेंगे, देखिए ज़रा इसको सॉल्व करके क्या बनता है। तो जब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो क्या आएगा मेरे पास, ln के, यहाँ पे स्लोप क्या है, ये पूरा स्लोप, अबे 1/T बना रहा हूं ना भाई, ये x एक्सिस पे आएगा 1/T, इसका स्लोप माइनस ये अपॉन r है, और इंटरसेप्ट ln के है। इंटरसेप्ट मतलब जो y एक्सिस पे कट करे, और क्योंकि इसका स्लोप नेगेटिव है तो इसको बढ़िया दिखाने के लिए मान ले यहाँ कट कर रहा है और यहाँ से नेगेटिव आ रहा है, इसका स्लोप कितना होगा, माइनस ये अपॉन में। ये इंपॉर्टेंट है, कई बार वो ना ग्राफ देता है, वो कह रहा है अगर ln k वर्सेस 1/T का जब मैं ग्राफ बनाता हूं तो उसका स्लोप ये आ रहा है, कैलकुलेट एक्टिवेशन एनर्जी। तो आपको क्या करना है, जो स्लोप का वैल्यू देगा उसको बराबर कर देना। लेट सपोज 2000 उसने वैल्यू दे दिया, इसको बराबर कर दे, आर को उधर ले जा, ये का वैल्यू आ जाएगा, राइट ना। तो ये ध्यान रखना है, ऐसे सवाल आते हैं, ठीक है। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं, ये आपको हेल्प करेंगी सवालों को करने में, ठीक है। सो दैट इज व्हाट आर्हेनियस थ्योरी। आर्हेनियस थ्योरी में अभी तक अपन ने क्या क्या पढ़ा, एक तो अपन ने इक्वेशंस देखी हैं, 4 इक्वेशंस है, चारों इक्वेशंस आपको पता होनी चाहिए, चारों इक्वेशंस आपको आनी चाहिए। उसके बाद हमने पढ़ा यूनिट कन्वर्जन। यूनिट कन्वर्जन में आपको मैंने ये बताया कि अगर एक्सपोनेंशियल की पावर जो भी होगी वो हमेशा ही यूनिटलेस होगी, और इसी वजह से अगर ये पूरी टर्म यूनिटलेस है तो a का वैल्यू जो भी होगा वो k के बराबर होगा। मैंने सवाल भी दिखाया। उसके बाद हमने इनके ग्राफ बनाए हैं, ग्राफ में अपन ने 3 ग्राफ बनाए हैं, एक और ग्राफ है, अगर मान लो मैं यहाँ लॉग लिखता हूं, एक और ग्राफ बना लो, चौथा ग्राफ बना लो जी। लॉग k इज इक्वल्स टू लॉग a माइनस ये अपॉन में 2.303 RT। अगर ये है तो इस केस में अगर मैं लॉग के वर्सेस 1/T का ग्राफ बनाता हूं तो ये ग्राफ आएगा नेगेटिव स्लोप के साथ, दैट इज माइनस ये अपॉन में 2.303, ठीक है। ध्यान रखना इसमें बस एडिशनली ये 2.303 वाला आ जाएगा जब LOG वाला बेस पावर 10 वाला लॉग होगा, ठीक है। तो ये सारे ग्राफ्स आपको याद रखने हैं। इसके अलावा एक है कॉन्सेप्ट ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी, ये भी इंपॉर्टेंट है। कॉन्सेप्ट ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी, तो एक्टिवेशन एनर्जी क्या होती है ना, इसका क्या यूज है, ये क्या एक्चुअली में इसका मतलब क्या है। ये आर्हेनियस इक्वेशन में जो अपन EA लिख रहे हैं, ये EA ही एक्टिवेशन एनर्जी है। तो ये एक्टिवेशन एनर्जी होती क्या है, पहले तो ये देखो, बहुत सिंपल सा एग्जांपल है। मैं अगर एक गिलास में पानी ले लेता हूं भाई, और पानी मान ले 25 डिग्री पे है, और मुझे इस पानी को अगर वेपर में बदलना है, तो मुझे बताओ क्या मुझे
पानी को अगर वेपर में बदलना हो तो इसको हीट करना पड़ेगा। ऑब्वियसली बात है सर, अगर आपको पानी को गर्म करना है तो हीट तो करना पड़ेगा, बट सवाल उठता है क्या मुझे इसको हीट करके, क्या ऑब्वियसली इसको अगर मैं दूसरे सेंस में बोलूं कि हां सर मुझे इसको हीट तो करना है, कितना करना है सर? पानी है, पानी 100 डिग्री पे बॉयल होता है, जिसका मतलब 100 डिग्री पे जाते ही वो वेपर्स में कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगा। तो मैं इसको कितना हीट करूं सर? 100 डिग्री तक। ठीक है जी, बहुत बढ़िया। तो लेट सपोज जब मैं इसको हीट करने लगा तो क्या मैंने इसको 100 डिग्री हीट दिया? क्या हीट तो टेम्परेचर इस पूरे का मुझे 100 बनाना है, बट इसको 100 बनाने के लिए क्या मैंने 100 ही हीट किया? नहीं, क्योंकि सर ये ऑलरेडी 25 पे था। अबे 25 पे था ना भाई, पानी 25 डिग्री पे था, तो मैंने एक्स्ट्रा 75 दे दिया, वो 100 के उबलने लग गया। यस और नो? इट मींस कि सर हां, जब मुझे किसी भी चीज में चेंज लाना है, बिल्कुल पानी था, लिक्विड था, उसको वेपर में बदलना है, चेंज करना है, चेंज लाने के लिए डेफिनेटली हीट करना पड़ेगा, पर उसको हीट जिसको करूंगा ना उसकी खुद की भी कुछ एनर्जी होगी। जैसे इस केस में वो 25 डिग्री पे ऑलरेडी था, मुझे 100 पे लाना है तो मैं सीधा ही 75 दूंगा, मैं सीधा 100 से हीट या 100 डिग्री तक, 0 से 100 तक हीट नहीं करूंगा, वो ऑलरेडी 25 पे है, उसके बाद मैं हीट करना शुरू करूंगा। दैट मीन्स कि सर रिएक्टेंट की कुछ तो एनर्जी है, आपको कुछ एक्स्ट्रा एनर्जी देनी पड़ेगी सो दैट इट विल कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट। इट मींस अगर मैं इसको ग्राफ से रिप्रेजेंट करूं तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन इसका मुझे क्या कहेगा, जरा देखिए, आइए। अगर मैं इसको ग्राफ से रिप्रेजेंट करता हूं तो बड़ा सिंपल सा है कि सर यहां पे अगर आप एक्टिवेशन एनर्जी और एनर्जी लिख लो, यहां पे एनर्जी लिख लो, और यहां पे आप लिख लो रिएक्शन कोऑर्डिनेट, है ना। तो एक्चुअली में सर रिएक्टेंट की कुछ ना कुछ तो एनर्जी है, देख ले तो खुद देख ले, ये अबे 25 डिग्री पे है ना भाई, कुछ तो एनर्जी होगा इसका, इसका कुछ तो एनर्जी है। लेट सपोज इसको 100 डिग्री करना था, मतलब चेंज लाने के लिए इसको एक मिनिमम एनर्जी हिट करनी पड़ेगी। ठीक है, 100 डिग्री पे आना ही पड़ेगा तभी ये वेपर बनेगा, 100 डिग्री से नीचे ये वेपर में बन ही नहीं सकता। तो सर मान लो 25 पे था, देख इसी एग्जांपल से रिलेट करना है, 25 डिग्री पे है मतलब उसका कुछ तो एनर्जी है। अबे टेम्परेचर होगा तो कुछ तो वो मोशन करेगा, कुछ तो एनर्जी होगा उसका। उसके बाद अगर वो हीट करूंगा उसको 100 डिग्री तक, तो ये 100 डिग्री मेरा टारगेट पॉइंट है जिसको मैं अचीव करूंगा तभी मेरे पास चेंज आएगा। तो ऐसी कोई एनर्जी जिसको या जितनी मिनिमम होनी ही चाहिए किसी भी रिएक्टेंट को चेंज होने के लिए प्रोडक्ट में, किसी भी रिएक्टेंट को अगर प्रोडक्ट में जाना है तो उसको एक मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी को हिट करना पड़ेगा। दैट मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी इज नोन एज थ्रेशोल्ड एनर्जी। बट ये थ्रेशोल्ड एनर्जी तक पहुंचने के लिए भी मुझे एक एनर्जी रिक्वायर्ड है। अबे भाई इतनी एनर्जी कहां है मेरे पास? इतनी है, मुझे इतनी चाहिए, तो मुझे एडिशनल कितनी चाहिए सर? इतनी तो है मेरे पास, मुझे एडिशनल इतनी और चाहिए, एंड दैट और चाहिए, ये जो एडिशनल और चाहिए एनर्जी, इसी को कहा जाता है एक्टिवेशन एनर्जी, एक्टिवेट होने की एनर्जी। क्योंकि जैसी ये एनर्जी मैं इसको दे दूंगा इट विल कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट। सो आई होप सो आपको एक्टिवेशन एनर्जी का मतलब समझ आया होगा, एक्टिवेशन एनर्जी क्या होती है ये आपको समझ आया होगा। इसके अलावा अगर मैं इसको रिवर्सिबल मानूं तो यहां से यहां जा रहा हूं मैं, यहां से यहां जा रहा हूं, इसको बोलूंगा एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ फॉरवर्ड। अगर मैं पीछे से आऊं, लेट सपोज अगर मैं प्रोडक्ट से रिएक्टेंट में आऊं, तो सर इतनी एनर्जी तो इस पे ऑलरेडी है, मुझे एक्स्ट्रा कितनी चाहिए? इतनी चाहिए, तो इसको मैं बोलूंगा ये बैकवर्ड। ठीक है, तो जब मैं इसका डेल्टा ई निकालूंगा विच इज ई ए फॉरवर्ड माइनस ई ए बैकवर्ड, मान ले मैंने इसका डेल्टा ई निकाला, ई ए फॉरवर्ड माइनस ई ए बैकवर्ड, और अगर ये पॉजिटिव आ गया, ऑब्वियसली पॉजिटिव आएगा, इस केस में पॉजिटिव आएगा कि नहीं? अबे ये फॉरवर्ड ज्यादा है, ये ज्यादा रिक्वायर्ड है, ये छोटी रिक्वायर्ड है, ये कम रिक्वायर्ड है, तो इसीलिए अगर ये पॉजिटिव आया
तो इट मींस ड्यूरिंग द कन्वर्जन ऑफ रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट डेल्टा ई पॉजिटिव आ रहा है एंड दैट इज व्हाट एंडोथर्मिक। तो ये पूरी चीज कहलाती है डेल्टा एच, जिसको मैं कहता हूं पॉजिटिव। इसका एनर्जी क्या था और यहां तक पहुंचने का एनर्जी क्या था, ठीक है, दोनों को घटा दूंगा तो डेल्टा एच पॉजिटिव आ जाए। सेम अगर उल्टा करूं, मान लीजिए एनर्जी है, ये रिएक्शन कोऑर्डिनेट है, तो ये वैल्यू कैसे आएगा सर? मान लो ये मेरे पास रिएक्टेंट है, ये थ्रेशोल्ड एनर्जी था और ये मेरे पास आ गया प्रोडक्ट। तो इस बार सर ये मेरे पास थी फॉरवर्ड, सर ये हमारे पास थी बैकवर्ड। तो अगर इस बार मैं डेल्टा ई निकालता हूं, ई ए फॉरवर्ड माइनस ई ए बैकवर्ड, तो ये वैल्यू आएगी नेगेटिव विच इज व्हाट एक्सोथर्मिक। आप देख लो इसका एनर्जी और इसका एनर्जी जब आप घटाओगे तो वैल्यू आ जाएगा नेगेटिव। तो ये ग्राफ आएगा एक्सोथर्मिक के लिए, ये ध्यान रखना चाहिए, ठीक है। तो ये थोड़ी थोड़ी बातें थी, बाकी ये चीजें और आपको क्लियर होने लग जाएंगी जब अपन सवाल करेंगे, ठीक है। सो आई गेस आपको आज वाली थ्योरी सबको समझ आई होगी, ठीक है। ये सब आप थ्योरीज पढ़ लेना, ये डायरेक्ट सवाल में यूज होते हैं, ठीक है। ये वाले हो गए 4 पॉइंट्स, उसके बाद मैंने आपको यूनिट्स के बारे में बताया, उसके बाद मैंने आपको 4 ग्राफ बनाए और उसके बाद थोड़ा बहुत अपन ने एक्टिवेशन एनर्जी के बारे में भी जाना, ठीक है जी। सो आई गेस आपको आज वाली इस वीडियो से आर्हेनियस इक्वेशन में जो इंपॉर्टेंट बातें हैं वो आपको पता लगी होंगी, ठीक है। बाकी इसके अलावा भी मैं आर्हेनियस इक्वेशन के जो सवाल होंगे वो नेक्स्ट वीडियो में लाऊंगा, ठीक है। तो अपन उसको नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए आप इस पूरी वीडियोस को, जो भी मैंने फॉर्मूलेस बनाए हैं, जो भी मैंने फॉर्मूले लिखे हैं, उस वीडियोस को आप ज़रूर ध्यान से नोट्स बना लेना और उसकी जो भी फॉर्मूले से उसको याद करके आना, ठीक है बच्चों। ये आपके लिए एक होमवर्क है। बहुत बहुत शुक्रिया बच्चों, बाय बाय।